In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. I'm your course instructor of English. Our subject is comprehension and composition English, and today's our lecture number is 12. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम ऑर्डर इंफॉर्मेशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ऑर्डर इंफॉर्मेशन को जिस तरह से हमने अब पढ़ना है उसमें हमने पढ़ा था कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट किस तरह से करते हैं। हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी। अब हम ऑर्डर इंफॉर्मेशन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये होते क्या हैं और बेसिकली हम इसको किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और इसमें हम अपने क्या स्टेप्स यूज़ करते हैं और ये कितने हमारे लिए जो हैं ये इसके बेनिफिट्स हेल्पफुल होते हैं ये हमारे लिए। सबसे पहला जो है उसका जो है क्रोनोलॉजी फॉर अ नैरेटिव, फिर है उसकी स्टेजेस ऑफ राइटिंग प्रोसेस, देन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक एंड वाइस वर्सा। मीन्स के वाइस वर्सा मीन पहले जनरल टू स्पेसिफिक हो जाएगा, फिर जो है स्पेसिफिक टू जनरल हो जाएगा। मतलब चीज़ों की इन्वर्जन हो जाएगी, मतलब चीज़ें जो है अपनी जगह से जो है स्पेसिफिक आ जाएगा जनरल की जगह पर, जनरल आ जाएगा स्पेसिफिक की जगह पे। उसके बाद है फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लीस्ट इम्पोर्टेंट, then advantages and disadvantages, comparison and contrast, problem solution patterns। Dear students, ये सारे आपके हैं इंफॉर्मेशन टूल्स, ऑर्डर इंफॉर्मेशन टूल्स जो हमारी राइटिंग टेक्निक्स में यूज होते हैं। अब हमने उसको स्टेप बाय स्टेप देखना है। इस लेक्चर में हम क्रोनोलॉजी फॉर अ नैरेटिव्स पढ़ेंगे। ऑर्डर्स क्या होते हैं, क्रोनोलॉजी क्या होती है, नैरेटिव्स बेसिकली क्या होते हैं, और हम राइटिंग स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर बेसिकली एक एक ऐसा वर्क होता है जिसको एक अरेंज किया जाता है, एक सीक्वेंस में राइट किया जाता है, एक वर्क को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब भी हम किसी चीज़ के लिए, वैसे ऑर्डर मीन कमांड होता है, मतलब कि हम किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ हम कमांड करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, कोई डायरेक्शन देते हैं, किसी भी चीज़ की अरेंजमेंट करते हैं, उसको तरतीब से लिखते हैं, मुनज़्ज़म तरीके से लिखते हैं, it's called order. In paragraphs, sentences are arranged in logical order. Dear students, पैराग्राफ में जो सेंटेंसेस होते हैं वो अरेंज किए हो जाते हैं ऑर्डर लॉजिक के तहत, कि एक मेंटली तौर पर आप जो है अपने आप को सोच करके, उसकी जो है सोच के हर पॉइंट पर फोकस करके एक आप लॉजिकल ऑर्डर जो है उसके तहत अपने सेंटेंस को जो है अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं। मीन्स के आप अपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक किस्म की एक आपकी अरेंजमेंट है कि आप अपने सेंटेंसेस को अपने एसओवी के तहत, पैटर्न के तहत जो है अरेंज करते हैं। मतलब कि इसको डिसऑर्डर नहीं करते, एक ऑर्डर फॉर्म में लिखते हैं। सेंटेंसेस हमेशा ऑर्डर फॉर्म में ही होते हैं कि आपके सीक्वेंस से कोई चीज जब चल रही होती है तो इट्स कॉल्ड ऑर्डर। जब आपकी किसी चीज की जो है अरेंजमेंट की गई होती है तो ये इट्स कॉल्ड ऑर्डर। There is no one order that will work for every paragraph. There is no one order that will work for every paragraph. ऐसा कोई पैराग्राफ नहीं है जो मतलब किसी ऑर्डर के बगैर हो, जिसमें जो है सीक्वेंस ना हो। But there are few organization pattern that paragraph often follow. लेकिन अक्सर जो पैराग्राफ में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ अरेंजमेंट होती हैं, वो पैटर्न्स जिसमें अरेंज किए होते हैं हमारे, दैट पैराग्राफ ऑफन फॉलो, जिसको पैराग्राफ जो है हमारे फॉलो करते हैं। हमारे जो पैराग्राफ होते हैं वो एक सीक्वेंस में चल रहे होते हैं, एक उसकी अरेंजमेंट जिस तरह से हुई होती है उसी के मुताबिक जो है ऑर्डर फॉर्म में हमारे वो आ रहे होते हैं। इसके बाद हम एग्जाम्पल देखेंगे कि हमने अपनी जो है एग्जाम्पल से हम आइडिया हो जाएगा किस तरह से हमारी एक ये चीजों की अरेंजमेंट पता चलती है। सेंटेंसेस इन पैराग्राफ मे बी अरेंज टू शो टाइम और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। पैराग्राफ जो है उसमें जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं वो उसकी जो अरेंजमेंट है वो हमें शो करवाती है कि हमारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट, कि हमारे इवेंट्स को हमारे टाइम के मुताबिक किस तरह से वो सीक्वेंस से मेंटेन किया हुआ है, एक ऑर्डर में लेकर जो है बताया गया है इस फॉर्म को, कि हमारे इवेंट्स भी जो हैं वो एक ऑर्डर के जो है तहत होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो है वो हमारे किसके होते हैं, हमारा टाइम लिमिट को शो कर रहा होता है कि हमारा शो टाइम और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स।
the arrangement or disposition of people or things in relation to each other according to a particular sequence, pattern or method। जो हमारे अरेंजमेंट या डिस्पोजिशन जो हमारी किसी चीज की होती है, मतलब कि हम किसी चीज को कंट्रोल कर पाते हैं, ऑफ पीपल और थिंग, किसी भी चीज को इन रिलेशन, किसी भी हम चीजों के रिलेट करते हुए टू ईच अदर अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, कि हम उसमें उसका सीक्वेंस, पैटर्न और उसकी मेथोडोलॉजी पर फोकस करते हैं, कि हम पैराग्राफ में सेंटेंसेस जो हमारे होते हैं इसके हम जो अकॉर्डिंग टू टाइम होते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर होते हैं, इसकी हम डिस्पोजिशन को किस तरह से, मतलब कि हम चीजों को कंट्रोल में रख पाते हैं अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर सीक्वेंस, सीक्वेंस के तहत, पैटर्न के तहत और मेथड के तहत किस तरह से हम इन चीजों पर अपना होल अपना जो है कंट्रोल रखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर था, ऑर्डर में हम चीजों को मतलब कि इस तरह से अरेंज करते हैं। मैंने इसके बारे में आपको प्रॉपर बताया है एग्जाम्पल से भी, कि आपने अपने चीजों को अकॉर्डिंग टू टाइम सीक्वेंस देखना है। इसके बाद हमने देखना है कि हमारी ऑर्डर इंफॉर्मेशन क्या होती है, कि हम ऑर्डर इंफॉर्मेशन किस तरह से देखते हैं, कि ऑर्डर इंफॉर्मेशन मींस एनी इंफॉर्मेशन, किसी भी चीज की जो है वो ऑर्डर की इंफॉर्मेशन जो है वो हमें बताती है कि हम किसी भी बारे में जब इंफॉर्मेशन जो है वो करना चाह रहे होते हैं तो उसके बारे में डाटा रिसीव्ड करते हैं बाय अस फ्रॉम यू वाया एपीआई इन रिलेशन टू एनी इनवॉइस, क्रेडिट और debt note, purchase order, or similar document which you issue or prepare in connection with goods and or services provided or to be provided by you। डियर स्टूडेंट्स, एपीए मींस कि यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, किसी भी सॉफ्टवेयर का नजर आने वाला जो हिस्सा होता है, मींस कि बेसिकली जो ऑर्डर इंफॉर्मेशन जो होती है वो किसी भी इंफॉर्मेशन, मींस कि वो किसी डाटा रिसीव करने की किसी भी सॉफ्टवेयर की हो सकती है, किसी भी हम क्रेडिट कार्ड की, किसी भी परचेज और सेलिंग की, किसी भी चीज की डॉक्यूमेंट की विच यू इशू और प्रिपेयर, या आप उसको आपको इश्यू हो उसके बारे में उसको सॉल्व करना चाह रहे हैं, आप उस चीज के बारे में कोई चीज की प्रिपरेशन इन कनेक्शन विद गुड्स, कि आपकी थिंग्स के बारे में और सर्विसेज कैसी हैं जब आप ऑर्डर करते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे होते हैं, दैट प्रोवाइडेड बाय यू, वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आपने कोई ऑर्डर करना है, आपको उस ऑर्डर के बारे में प्रॉपर तरीके से पता नहीं है कि उसको आपने किस स्टेप से करना है, तो आपको वो जो है इंफॉर्मेशन जब प्रोवाइड की जाती है वो किसी भी आपके एंगल से हो, किसी भी सॉफ्टवेयर की हो, किसी भी ऐप की होगी, किसी भी क्रेडिट की होगी, किसी भी परचेजिंग ऑर्डर और उसकी होगी, गुड्स की होगी, सर्विसेज की होगी, आपको ये जब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है तो इट्स कॉल्ड ऑर्डर इंफॉर्मेशन। ये आपकी जो है ऑर्डर इंफॉर्मेशन कहलाती है बेसिकली, जब आप इसमें अपना ऑर्डर जो है उस टाइम कंप्लीट करते हैं। अब हम आएंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। डियर स्टूडेंट्स, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, अब हमने इसके बारे में पढ़ना है। द वर्ड क्रोनोलॉजिकल कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। क्रोनोलॉजिकल बेसिकली कहाँ से आया है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ये एक जो है यूनानी वर्ड से आया है, जो टू वर्ड से मिलकर बना है, जैसे क्रोन्स और लॉगिकोस, ये आपके जो हैं ग्रीक वर्ड्स हैं जिससे हमारा वर्ड बना है क्रोनोलॉजिकल। क्रॉन्स मीन्स टाइम, लॉजिकॉस मीन्स रीजन और ऑर्डर। डिफरेंस फिर फोकस करना है आपने, क्रोनोलॉजिकल, क्रोनोलॉजिकल जो है इट्स कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स क्रॉन्स एंड लॉगिकोस। मीन्स कि क्रॉन मीन्स ये टाइम को शो करता है क्रॉन्स, और लॉगिकोस मीन्स कि आपकी किसी रीजन या आपके ऑर्डर को शो करता है। दैट इज व्हाट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ऑल अबाउट। इसलिए जो हमारा ऑर्डर है वो हमारे क्रोनोलॉजी मीन्स कि हमारी क्रोनोलॉजी किसी तारीख को बयान कर रहा है, हिस्टोरिकल थिंग्स को बयान कर रहा है, किसी भी हमारे टाइम लाइन को बता रहा है, कि किसी भी हिस्ट्री को शो करवा रहा है। दैट इज हमारा जो टाइम है वो हमारे किसी वक्त को, किसी तारीख को याद करवा रहा है, किसी भी मीन्स के ये टाइम को बताता है कि ऑर्डर किस टाइम से के मुताबिक है। दैट इज व्हाट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ऑल अबाउट, कि किस बारे में है। इट अरेंज
इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू टाइम। इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं ऑर्डर की वो अकॉर्डिंग टू टाइम होती हैं। तो इसलिए जो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है वो हमारा ऑर्डर जो है अकॉर्डिंग टू टाइम होता है। अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमारा ऑर्डर होगा डियर फ्रेंड्स वो हमारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा। इन कंपोजिशन एंड स्पीच, जब भी हमारी कंपोजिशन किसी भी रिटन वर्क में एंड स्पीच और हमारे किसी भी वर्बल उसमें skill में chronological order is a method of organization in which actions or events are presented as they occur or occurred in time and can be called time or linear order। Dear students, जब भी हम कहीं किसी भी जगह पर ऑर्डर को राइट करते हैं या बताते हैं तो हमारा हमारा ऑटोमेटिकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है एक्टिव हो जाता है। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर उसमें जो क्या होता है, इट्स अ मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि एक ये तरीका है चीजों को, मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तरतीब देने का, मुनज़्ज़िम करने का, चीजों को अरेंज करने का, इन विच एक्शन जिसमें हमारे एक्शन जो है वो शो होते हैं और इवेंट्स हमारे जो हैं जितने भी इवेंट्स है वो जाहिर होते हैं, आर प्रेजेंटेड, और वो जाहिर करते हैं किस चीज को कि ये एक्शन और इवेंट टाइम जो है वाकया हुआ है और किस टाइम जो है इसके मुताबिक जो है चीजें वाकया हो रही हैं। एंड कैन आल्सो बी कॉल्ड टाइम, और ये टाइम भी कहलाता है। और लीनियर ऑर्डर, कि एक लीनियर ऑर्डर आपका वो होता है जिसमें आप जो है चीजों को एक सीधा डायरेक्शन में राइट कर रहे होते हैं, एक लाइन के मुताबिक जो है ऑर्डर को एक प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस से राइट करते हैं। इट्स कॉल्ड लीनियर ऑर्डर। जब एक चीज जो है सीधी डायरेक्शन में जा रही होती है इट्स अ लीनियर ऑर्डर। डिफरेंट ऑर्डर इंफॉर्मेशन भी मैंने आपको बता दी। किसी भी आप ऑर्डर इंफॉर्मेशन ऐसी इंफॉर्मेशन है जब आप किसी ऑर्डर के मुताबिक अपनी इन्फो लेना चाह रहे होते हैं किसी भी आप पर्पस के तहत, तो इट्स कॉल्ड ऑर्डर इंफॉर्मेशन। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि ये आपका ऑर्डर टाइम से रेलिवेंट होता है, कि आप जो है इसका सारा फोकस जो है आपके ऑर्डर के टाइम पर होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को कि किस तरह से ये जो है हमारा यूज होता है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इज ऑफन यूज्ड इन अ नैरेटिव एसेज। डियर फ्रेंड्स, नैरेटिव ऐसे क्या होते हैं, जब एक ऐसे जो है वो जब एक राइटर जो है वो नरेट कर रहा होता है, बता रहा होता है, एक लॉन्ग नैरेटिव मीन एक लॉन्ग ऐसे जब होता है उसमें जब हमारा जो है जो ऑर्डर है वो टाइम के मुताबिक जो है वो यूज किया, उसने अपने चीजों को, वर्ड्स को, सेंटेंसेस को पैराग्राफ में अकॉर्डिंग टू टाइम यूज किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर राइटर क्यों यूज करता है अपने ऐसे में, उसका जो ऑथर जो है वो इसलिए, या राइटर है वो इसलिए यूज करता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल, अपने अपने वर्ड्स पर, अपनी लाइंस पर, अपनी जो है हर चीज को सीक्वेंस से अरेंज किया होता है इसमें। इसलिए जो है हमारे ऐसे में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम जो है यूज होता है। when you tell a story you start from the beginning and then tell about all main events leading up to its ending। dear friends, आप किसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत, किसी जो है अकॉर्डिंग टू टाइम ऑर्डर के तहत ही अपनी स्टोरी, व्हेन यू टेल अ स्टोरी, जब अपनी स्टोरी बताते हैं, यू स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग, अपना जो है ऐसे का जो है या किसी स्टोरी का स्टार्ट लेते हैं और उसके मेन आइडियाज को फिर बताते हैं। तभी आप मेन आइडियाज और उसके स्टार्ट जो अपने आपका जो है बिगनिंग है उसको जो लीड करते हैं तो अपने एंडिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं और अपने जो है अपनी चीजों को सम अप करते हैं, कंक्लूड करते हैं। डोंट जंप फ्रॉम वन थिंग टू अनदर इन द पास्ट बट मूव इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप किसी भी प्रेजेंट से फौरन पास्ट पर जंप नहीं कर सकते जब तक कि आप अपना जो है ऑर्डर जो है उसको सीक्वेंस में नहीं करेंगे। पहले आप चीजों को अरेंज करेंगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट से जब आप चीजों को करते करते स्टेप बाय आएंगे तो ही आप अपने पास्ट की चीजों पर आ सकते हैं। आप जो है जंप करके प्रेजेंट से पास्ट पर फौरन से नहीं आ सकते। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस बात का मकसद ये है कि आपको अगर किसी भी अपने ऐसे में अपने प्रेजेंट चीजों को बताना है तो आप पहले उसका सीक्वेंस मेंटेन करेंगे। जब आप उसके किसी पॉइंट पर पास्ट के आना चाहते हैं तो फौरन से जंप करके नहीं आएंगे पास्ट पर, स्टेप बाय स्टेप आप चीजों को मूव करेंगे, चीजों की तरफ जो है क्रॉस करके फिर आप पास्ट की तरफ आएंगे। तो इट्स कॉल्ड
ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि आपने अपने ऑर्डर को सीक्वेंस रखा है टाइम के मुताबिक भी और अपने स्टेप्स को भी। नैरेटिव्स एंड प्रोसेस एनालिसिस एसेस कॉमनली रिलाई ऑन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जो हमारे नैरेटिव्स हैं, लॉन्ग एंड प्रोसेस एनालिसिस, जिसमें हमारी चीजों को डिटेल्ड में लिखा जाता है, एनालिसिस तज्जिया किया जाता है, एक एक चीज का जो है उसको डिटेल में तफसील में बताया जाता है। एसेस को वो रिलाय करते हैं, वो डिपेंड होते हैं, वो इनसार करते हैं हमारे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे। लिटरेचर मोस्ट In literature, most authors write their stories as a sequence of events. When you use this method, arranging events in the order in which they occurred in time, it's called putting them in chronological order. Dear friends, लिटरेचर जो है वो एक जो है सब्जेक्ट है, एक आर्ट होता है जिसमें आप अपनी चीजों के पैटर्न्स को और बाकी चीजों को देखते हैं। तो अब जब हम लिटरेचर में हमारे जो राइटर होते हैं, ऑथर होते हैं, जब अपनी वो स्टोरीज को राइट करते हैं, एक वो सीक्वेंस के मुताबिक राइट करते हैं, एक अपनी जो है ऑर्डर के मुताबिक जो है चीजों को ऑर्डर फॉर्म में राइट करते हैं, जिसमें वो उनमें टाइम की पोजीशन को देखते हैं, जिसमें उनका टाइम जो है अकर्ड होता है, वाकया होता है, जाहिर होता है, प्रेजेंट करता है टाइम को। जब भी कोई राइटर किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी चीज को जब राइट करता है, सबसे पहले वो अपनी जो है अरेंजमेंट देखता है अपने सेंटेंसेस को, कि कितना टाइम लिमिट इसको रिक्वायर्ड है, तो वो उसको जो है उस इवेंट को, उस मेथड को अरेंज करता है ऑर्डर के तहत। तो वो ऑर्डर जो है आपका क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ऑर्डर अकॉर्डिंग टू टाइम, किसी भी चीज में इट्स कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब हमने इसके बाद पढ़ना है कि हमारा क्रोनोलॉजी फ्लोर नैरेटिव क्या होते हैं। अब हमारा जो है ऑर्डर जो है वो हमारे नैरेटिव में किस तरह से पता चलता है कि नरेट हो रही है चीज, हमारी बताई जा रही है। यूजिंग क्रोनोलॉजी as narration involves relating events in the order in which they occur। जो हमारे क्रोनोलॉजी है वो हमारे जो है टाइम जो है वो हमें क्या बता रहा है कि हमारे नरेशंस कि किस तरह से हमारी चीजें जो है इन्वॉल्व होती हैं, हमारे इवेंट्स के साथ लिंक्ड होती हैं, और वही चीजें फिर हमारे ऑर्डर के साथ होती हैं, जिसमें वो चीजें हमें इवेंट्स जो है हमारे प्रेजेंट हो रहे होते हैं हमारे टाइम के मुताबिक। फॉर एग्जाम्पल, a speaker will almost certainly imply narrative chronology। एक स्पीकर जो होता है, एक बोलने वाला जो पर्सन होता है, जो स्पीच करता है या कोई भी चीज को स्पीक करता है, जो बोल रहा होता है, ऑलमोस्ट वो जो है इम्प्लाई मीन्स कि उसके तहत होता है, मतलब उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के तहत काम कर रहा होता है। इफ ही और शी यूजेस एन anecdote or extend example, but as demonstrated by the sample outlined below, whole speeches can be organized this way। डियर स्टूडेंट्स, जो आपकी जो एनेक्डोट या कोई भी आपके एसेस होते हैं, एनेक्डोट मीन्स कि जब आपकी कोई भी पुराने वाक्य होते हैं, स्टोरीज होते हैं, आपकी नैरेटिव्स होते हैं, लॉन्ग जो है आपकी नैरेटिव्स की होती हैं, इट्स अ लॉन्ग पॉइंट, आपकी लॉन्ग ऐसे कोई भी चीज लॉन्ग होगी, इट्स कॉल्ड इट्स अ नैरेटिव। कि जिस चीज को आप एक बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहे होंगे, जिसको आप नरेशन नरेट करना होता है, किसी चीज को बताना, और नैरेटिव होता है किसी चीज को लॉन्ग करके बताना, मींस कि एक शॉर्ट फॉर्म में होता है, एक लॉन्ग फॉर्म में होता है। एक जैसे लॉन्ग नैरेटिव पॉइंट्स जैसे होती हैं, एक लंबी पॉइंट्स होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो है एनेक्डोट जो आपकी है, ये एक आपकी जो है किसी भी वाक्य को बताना, किसी भी रिवायत को बताना, किसी भी स्टोरी को बता रहे होते हैं, जब एक स्पीकर बता रहा होता है और एक्सटेंड करता है उसको एग्जाम्पल में, चीजों को एक्सटेंड करता जाता है, लिंगर ऑन करता जाता है, बढ़ाता जाता है, और फिर उसको डिमॉन्स्ट्रेट करता है, मीन्स कि उसको सैंपल के मुताबिक आउटलाइन देता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी आउटलाइन पता चलती है कि सबसे पहले आपका टॉपिक है, फिर आपका आइडिया है, फिर आपका सेंट्रल आइडिया है। जब आप उसको आउटलाइन देते हो तो ही पता चलता है कि वो चीजों को जो है एक एक्सटेंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, उसने एक टॉपिक लिखा, टॉपिक के बाद उसने उसका जो टॉपिक है उसका सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद उसने आइडिया लिखा, फिर आइडिया मेन आइडिया लिखा, फिर उसका इस तरह से चीजों को जब स्टेप बाय स्टेप उसकी आउटलाइन बनाएगा, तो इट्स मीन कि वो किसी भी एनेक्डोट और किसी भी जो है उसमें अपनी एसेस को और किसी भी चीज को वो जो है एक लॉन्ग फॉर्म में राइट करे। जब भी कोई चीज एक लॉन्ग फॉर्म में राइट हो रही होती है, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर के तहत राइट हो रही है, इट्स कॉल्ड नैरेटिव्स। तो अ नरेशन rather than being broken into steps,
आपकी जो नरेशन है चीजों की जो है, आपकी वो स्टेप बाय स्टेप जो हो सकती है इज ब्रोकन इनटू एपिसोड्स। आप उसको स्टेप बाय स्टेप अरेंज कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, आप उसको एपिसोड्स फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर आप देखते हैं कि आप कोई भी अपनी जो है वो सीरियल देखते हैं, कोई भी अपना जो है एपिसोड्स देखते हैं, एपिसोडिक जैसे इस तरह से आपके ड्रामास होते हैं, आपको वो एक एपिसोड्स में दिखाए जाते हैं। उनके स्टेप्स जो है एक स्टोरी के जो है उसको ब्रेक कर करके दिखाए जाते हैं, पॉज ले लेकर दिखाए जाते हैं। ये नहीं होता कि आपका जो नैरेटर है वो आपको जो है पूरा एक ही स्टोरी जो है फौरन से पहले ही एपिसोड में आपको आपके उसमें दिखा देते, नहीं ऐसा नहीं होता। वो आपको इसमें जो है एक एपिसोडिक फॉर्म में दिखाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को ब्लॉक करके ब्रेक करके दिखाता है। व्हेन यू रिकॉल एन इवेंट यू डू नॉट रिलेट ऑल ऑफ इट, you only relate those parts that portray the essence of the event। Dear friends, आपने इसमें ये फोकस करना है कि किस तरह से हम चीजों को जो है हम पोर्ट्रे करते हैं, किस तरह से चीजों को जो है हम देखते हैं कि जैसे एक एक एसेंस किस रूह में किस उसमें हम राइट कर रहे होते हैं चीजों को, एक फॉर्म में जो है हम बता रहे होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप जब आप चीजों को पोर्ट्रे करते हैं तो हमें चीजों को पता चल जाता है कि पेश किस तरह से करना है अपनी चीजों को। पोर्ट्रे मीन कि आप चीजों को सामने मतलब किसी के फ्रंट पर किस तरह से आप उसको जो है पेश कर रहे हैं, बता रहे हैं, पोर्ट्रे कर रहे हैं। तो आप अपने इवेंट्स को जब रिकॉल करते हैं, you do not relate all of it, you only relate those part। आप सिर्फ उन चीजों को रिकॉल करते हैं जिनको आप अपनी चीजों को पेश करते हैं, मीन्स की पोर्ट्रे करते हैं, आप उन्हीं हिस्सों को जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। एसेंस ऑफ द इवेंट, इवेंट की मद में, इवेंट की उसमें बता रहे होते हैं फॉर्म में कि इसी मद में हमने अपनी चीज को पोर्ट्रे करना है। नेक्स्ट हमने देखना है कि व्हेन यूजिंग नैरेटिव क्रोनोलॉजी, कब हमारी जो है नैरेटिव क्रोनोलॉजी जो है यूज होती है कि लॉन्ग जो हमारी जो है नैरेटिव्स जो है एसेज हैं, पोइम्स हैं, स्टोरीज हैं, वो उसकी जो क्रोनोलॉजी अकॉर्डिंग टू टाइम जो है वो कब यूज होती है। कीप दीज थिंग्स इन माइंड। जो चीजें मैं आपको बताने जा रही हूँ इसको आपने फोकस करना है कि किस तरह से आपकी क्रोनोलॉजी जो है वो यूज होगी आपकी नैरेटिव्स के साथ। The audience will relate the amount of time spent on a given episode with that episode relative importance to the overall narrative। फ्रेंड्स, जब आपकी ऑडियंस जो है वो आपसे आपकी एक जो टाइम के मुताबिक जो है उसका लिंक होगा और वो स्पेंड करेगी आपकी गिवन एपिसोड पर, जो आपने एपिसोड जो है वो वहां पर जो स्टेप बाय स्टेप बताई होंगी विद दैट एपिसोड रिलेटिव इंपॉर्टेंस टू ओवरऑल नैरेटिव। तो आपकी वो सारी जितने भी आपकी जो एपिसोड्स के साथ जो लिंक चीजें चलती आ रही होंगी, जो कनेक्टेड होंगी, वो आपके सारे ओवरऑल नैरेटिव से होंगी। कि जितनी आपकी जो स्टोरी है नैरेटिव लॉन्ग होगी उतने ही चीजों का लिंक पता चलेगा कि कितना टाइम ड्यूरेशन है और कितने टाइम में ये चीजें जो है लिंक्ड रहेंगी। डियर फ्रेंड्स, फिर फोकस कीजिएगा। आपकी जो सारी चीजों की जो है ये आपकी डिपेंड करेगी, रिलाय करेगी आपकी नैरेटिव्स पर कि चीजें जितनी आपकी लॉन्ग फॉर्म में होंगी तो उतनी चीजें जो है आपकी लिंक्ड रहेंगी, आपके एपिसोड लिंक्ड रहेंगे, आपके एपिसोड से फिर आपके पर्सन आपकी ऑडियंस लिंक रहेगी। जितना टाइम हमारे एपिसोड्स जितने बढ़ते जाते हैं उतना टाइम हमारे लोग जो है वो डेली एपिसोड देख देख के उसके साथ उतना ड्यूरेशन टाइम के मुताबिक जो है जुड़े रहते हैं। There is an old theater axioms that says don't lay a gun on the table in the first act unless you are going to pick it up the shoot someone in the uh, जो है थर्ड एक्ट। आपके जो है जितने भी ड्रामास होते हैं ये सारे आपके एक्ट होते हैं, सीन्स होते हैं। आपके एक्ट्स के अंदर जो है सीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट एक्ट हो गया तो उसमें क्या सीन हो गया, सेकंड एक्ट हो गया तो उसमें क्या सीन, ये आपके जो सारे एक्ट्स होते हैं तो इसमें इसमें आपके एक्ट्स में ही आपके सीन होते हैं। इफ यू नीड द शूट इफ यू नीड टू शूट समवन इन द थर्ड एक्ट, अगर आप किसी को एक जो है अपने एक्ट को थर्ड एक्ट में किसी को शूट करते हैं, किसी एक को भी, मेक श्योर टू गेट द जॉब डन एडिक्वेटली इन द फर्स्ट। आपने उसके मुताबिक जो है चलना है कि आपने अपने ऑर्डर को सीक्वेंस, यहाँ भी ये यही बता रहा है कि आपने फर्स्ट एपिसोड में जिस चीज को वो देखना है लास्ट तक फिर उसको फोकस करके अपनी एपिसोड्स के उसके मुताबिक जो है अरेंज करना है।
all of the information that is necessary to needs to be there. How do you decide what is the relevant to what degree? आपने ये देखना है कि आपकी जो चीजें खुद आपने डिसीजन मेकिंग आपके पास पावर होनी चाहिए कि किस तरह से आपकी जो चीजें हैं वो अकॉर्डिंग टू डिग्री है. लाइक ऑल मैसेजेस one should consider that end to which its narrative is being employed before deciding how to imply it. Why is the story in the speech? कि आपकी स्टोरी में आपकी जो बात जो है वो क्या बताई गई है, किस तरह से आपकी स्टोरी में आपकी जो स्पीच है, इज इट एविडेंस, क्या आपके उसके बाद जो है आपके पास कोई प्रूफ है, आप उसको साबित कर सकते हैं? इफ सो हाईलाइट द एपिसोड दैट सपोर्ट द क्लेम. आपके पास जब चीजें आपके पास प्रूव होगी तभी आप उसको जो है अपनी एपिसोड्स में जो है प्रूफ साबित करेंगे. इज इट टू गो और सस्टेन एंड अटेंशन, क्या आपकी उसमें जो है आप अपनी अटेंशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, अपनी अटेंशन गेट कर सकते हैं? इफ अगर ऐसा है, हाईलाइट द एपिसोड विद द मोस्ट कंक्रीट एंड कलरफुल इमेजरी. अगर आपके एपिसोड में ये सारी चीजें मौजूद मिलती हैं कि आप में आपकी जो एपिसोड्स जो है एक प्रोमिनेंट हर चीज को जो प्रूफ कर सकती हैं, देन आपकी एपिसोड जो है एक इमेजेस, एक किसी चीज की इमेजिनेशंस पर पूरा उतर सकती हैं. इज इट फॉर क्लैरिफिकेशन, कि उसमें चीजों को क्लियर करके बताया गया है, क्लैरिटी मतलब क्लैरिफाई किया गया है? इफ सो अगर ऐसा है तो आपकी एपिसोड जो है वो आपकी इस तरह से होंगी कि जिस चीजों को स्टेप बाय स्टेप हर चीज का कंसेप्ट जैसे क्लियर इंसान को होता है, तो इसमें भी आपकी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चीजें जो है क्लियर होती हैं. द नैरेटिव शुड स्पॉट, आपकी जो है ये चीजें स्पॉट कब करती हैं आपको? नॉट ओवरहैम द स्पीकर्स पर्पस, जब आपका जो स्पीकर का पर्पस जब होता है ओवरऑल वो देखा जाता है कि किसके मुताबिक है. तो आपने अपना जो है डिफरेंस अपने इस पर फोकस करना है कि आपकी कोई भी चीज होगी, जब भी आप उसको लॉन्ग नैरेटिव में बता रहे होंगे या किसी भी एक ओवरहैम किसी भी अंदाज में आपका स्पीकर बता रहा होगा कि एक अपनी एक हैरान होकर एक जज्बाती अपनी जो है हर चीज को बताता है, तो उस अपना वो पर्पस बता रहा होता है कि वो यहाँ पर हमें जो है स्पॉट किस तरह से जो है मिलनी चाहिए. इमेजेस दैट डू नॉट कम्प्लीमेंट compete, don't shoot yourself in the rhetorical foot by using stories that vividly and with great energy detract from the main organization strategy of the speech. इसमें जो आपकी जो है स्पीच जो होती है बेसिकली उसको आपके अकॉर्डिंग के मुताबिक जो है डिवाइड किया जाता है, उसमें वसी किया जाता है कि किस तरह से चीजों को ऑर्गेनाइज करना है. रेट्रिकल आपकी चीजों को देखा जाता है कि किस तरह से चीजें जो है आपकी जो है अकॉर्डिंग टू ऑर्डर जो है वो मूव कर रही होती हैं, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस जो है चल रही होती है. रेट्रिकल जब आप किसी चीज को बयान कर रहे होते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में जो है बता रहे होते हैं, अपने अल्फाजों को जब आप बयान करते हैं, तो इट्स अ रेट्रिकल जो है आपकी जो आपके स्टोरी में जो चीजें यूज होती हैं, मीन्स की वो चीजें आपकी किसी स्ट्रेटजी के तहत जो है वो ऑर्गेनाइज की जाती हैं. Next, when information in a passage is organized by the time in which each event occurred, it is organized chronologically. जब भी आपकी कोई इंफॉर्मेशन किसी भी जो है पैसेज में पैराग्राफ में जब आप चीजों को अरेंज करते हैं टाइम के मुताबिक, इसमें जब कोई इवेंट अगर होता है तो वो अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली एक क्रोनोलॉजी को शो करता है. नॉन फिक्शन, फिक्शन जब होता है जब हमारी एक चीजों को हम इमेजिन करते हैं. डिफरेंट नॉन फिक्शन ये होता है जिसमें एक रियलिटी होती है, उसमें चीजों को इमेजिन नहीं किया जाता. नॉन फिक्शन पैसेजेस जो दैट आर ऑर्गेनाइज क्रोनोलॉजिकल ऑफन कंटेन्स डेट्स, वो किस पर वो करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं हमारी डेट्स के मुताबिक, उस पर वो होते हैं कि हमारी मतलब डेट्स तारीख के मुताबिक होते हैं. फिक्शन पैसेजेस और नैरेटिव आर मोर subtle और organized chronologically but usually have no dates. हमारी फिक्शन में जो होते हैं जो है उसको हम जस्ट इमेजिन करते हैं, उसमें हमारा कोई प्रॉपर किस्म का कोई एक डेट एंड डेट काम नहीं हुआ होता. हमारा जो है उसमें एक हम इमेजिन करते हैं कि ये काम कितना टाइम लिमिट जिसका रिक्वायर्ड है. बट नॉन फिक्शन ये एक रियलिटी बेस होती है कि हम हर चीज को पहले प्लान कर लेते हैं. तो अ नैरेटिव और स्टोरी इज अ जर्नी थ्रू टाइम. नैरेटिव और स्टोरी, कोई भी नैरेटिव या स्टोरी उस वक्त होती है जब हमारे वो टाइम के जरिए एक लॉन्ग जर्नी है
इसमें हमारा टाइम शो होता है, एंड ऑल ऑफ द इवेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ टाइम। देयर आर एवरी स्टोरी हैज बिगनिंग, मिडल और एंड। और हर आपकी स्टोरी में उसका बिगनिंग होता है, मिडल भी होता है और आपका एंड भी होता है। बगैर मिडल, एंड और स्टार्ट के आपकी कोई स्टोरी नहीं होती। इवन इफ एन ऑथर यूजेस फ्लैशबैक्स, फ्लैश forwards of otherwise manipulates the time in his or her text, the events it still occur along a timeline। Friends, जब भी कोई जो है आपका राइटर है, इधर ही शी जो भी है आपका, तो वो जब भी अपनी स्टोरी को राइट करता है तो वो चीजों को मैनिपुलेट करता है, चीजों को जो है ऑर्डर के मुताबिक चेंज करता है। वो अकॉर्डिंग, लेकिन वो करेगा वो अपने अकॉर्डिंग टू टाइम लाइन, अपनी जो है टाइम के मुताबिक करेगा, अपनी जो है तारीख के मुताबिक करेगा। स्टोरीज रिक्वायर्ड in the passage of time, therefore all stories are organized chronologically, some time will stop, ये चीजें जो है वो स्टॉप हो जाती हैं। अब हमने पढ़ना है राइटिंग प्रोसेस। इसी का हमारा सेकंड जो है स्टेप जो है ऑर्डर इंफॉर्मेशन का, जो हमारा सेकंड टूल है वो है राइटिंग प्रोसेस। किस तरह से हमारी राइटिंग प्रोसेस होती है डियर स्टूडेंट्स, कि जिस तरह से हमारी राइटिंग को हम प्रोसीड करते हैं, हमने उसका वे बताना है कि हमारे क्या वेज हैं, क्या हमारे तरीकाकार है जिसमें हम अपनी राइटिंग को जो है बता सकते हैं। राइटिंग प्रोसेस मीन्स द स्टेप्स and methods used to generate a finished piece of writing। एक जो राइटिंग प्रोसेस है वो एक उसमें steps और मेथड के तहत हम चीजों को, एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को जो एक मुकम्मल तौर पर एक कंप्लीट हो चुकी होती है, हम उसको जनरेट करते हैं, हम उसको क्रिएट करते हैं, हम उसको एक फॉर्म देते हैं, तो इट्स कॉल्ड राइटिंग प्रोसेस। जब भी हम किसी चीज को, किसी भी राइटिंग को जब हम एक प्रोसेस में लाते हैं, इट्स मीन हम चीज को जनरेट कर रहे होते हैं, हम चीज को एक फॉर्म में लिख रहे होते हैं, एक शक्ल दे रहे होते हैं। These steps are usually presented in linear fashion but may naturally occur in non-linearly। मीन्स कि ये चीजें जो है एक बहुत डायरेक्शन में जा रही होती है। लीनियर एक लाइन के साथ, लाइन से निकला है आपका लीनियर, तो एक लाइन में चल रही होती है, एक खत में चल रही होती है, एक सीधी डायरेक्शन में चल रही होती है। सम टाइम ऐसा होता है कि ये जो है एक लीनियर फॉर्म में नहीं होती। तो a writing process describes the series of physical and mental action that people take in the course of प्रोड्यूसिंग एनी काइंड ऑफ टेक्स्ट। आपकी जो राइटिंग प्रोसेस होता है वो डिस्क्राइब कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है, बता रहा होता है सीरीज आपकी मेंटली और आपकी फिजिकली जो आपके एक्शंस होते हैं उसको वो आपका बेसिकली प्रेजेंट कर होता है, दैट पीपल टेक इन द कोर्स ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी काइंड। किसी की कि आपने टेक्स्ट क्या लिया है, आपकी मेंटली और आपकी फिजिकली चीजें जो है वहां पर पता चलती हैं आपकी राइटिंग प्रोसेस में कि आपके टेक्स्ट में क्या मौजूद है। इट इज इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ राइटर टू वर्क थ्रू ईच ऑफ द स्टेप इन ऑर्डर, कि इसमें जो राइटर है वो अपने ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है काम करता है। इसलिए राइटिंग प्रोसेस जो है वो इम्पोर्टेंट है कि वो चीजों को स्टेप बाय स्टेप देखे टू इंश्योर दैट ही हैज प्रोड्यूस्ड एज अ पॉलिश्ड कंप्लीट पीस। तब ही वो अपनी चीजों को पॉलिश कर सकता है, कि उसके पास कंपिटेंट, अपनी कंपिटेंसी को शो करता है, अपने एक चीज को बता रहा होता है कि वो किस अंदाज में अपनी चीजों को वो करता है। तो तभी वो एक राइटिंग पीस जो है कंप्लीट करता है, जब वो चीजों को प्रोड्यूस कर लेता है अपने ऑर्डर के मुताबिक, जो है चीजों को जो है रिटन फॉर्म में अपना सीक्वेंस जो है मेंटेन कर लेता है। डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हमारे राइटिंग प्रोसेस जो है वो एक जो है ऐसे के लिए, हमारी एक किसी भी स्टोरी के लिए जो है बहुत जरूरी है। बेसिक स्टेजेस या बेसिक स्टेप ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। स्टूडेंट्स, आपके जो है पहले जो बुनियादी जो आपके स्टेप्स होते हैं राइटिंग के, वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम फोकस करेंगे राइटिंग का पहला स्टेप जो है हमारा प्री राइटिंग। इट्स द फर्स्ट स्टेज ऑफ राइटिंग। जैसे कि हमने इसको पहले भी हमारा पढ़ा था कि हमारी राइटिंग की फर्स्ट स्टेज होती है। अब हमने इसकी जो है, हमने अब इसके स्टेप्स में इसको देखना है कि हमारी राइटिंग किस तरह से प्रोसेस होगी। सबसे पहले हमारी जो राइटिंग जो है, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेज जो है वो हमारी प्री राइटिंग है, where a writer choose the topic and narrow down the points as well as he determines the purpose of writing। कि इसमें वो अपना टॉपिक चूज करता है और इसको नैरो डाउन करता है, पॉइंट्स में लिखता है कि वो और डिटरमिन होता है, वो एक चीज का वो ऐड करता है कि वो इसको किस पर्पस, उसका राइटिंग लिखने का पर्पस क्या है। एडिशनली द राइटर शुड कंसीडर हिज ऑडियंस होम ही नीड्स द एड्रेस। और वही चीज वो बता रहा होता है, ऑडियंस को बताता है जिस चीज वहां पर जरूरत होती है। Find your idea and then try to develop your idea and accumulate
पर्टिनेंट इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट योर आइडिया। वही चीजों को आप सिलेक्ट करेंगे जिस जो चीजें आपको आपके टॉपिक में सपोर्ट करती हैं। द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्लान एंड स्ट्रक्चर योर आइडिया। जब आप अपनी चीजों को देख लेते हैं कि क्या चीजें आपको सपोर्ट कर रही हैं, देन आप अपनी चीजों का जो है स्ट्रक्चर प्लान करते हैं। सेकंड हमारा जो जो है स्टेज है वो है ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग क्या होती है कि ड्राफ्टिंग इज नथिंग बट पुटिंग योर पॉइंट्स एंड आइडियाज ऑन पेपर। कि आप ड्राफ्ट एक जैसे चीजों का बनाते हैं, तो आप जब एक ही कोई एक खास एक स्पेसिफिक चीज नहीं है, इस प्रोसेस में हम अपने जो है राइटिंग के इस प्रोसेस में अपने पॉइंट्स को अपने आइडियाज को जो है हम एक पेपर पर जो है एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तरतीब देते हैं, एक मुनज़्ज़म जो है फॉर्म में लिखते हैं, रीडेबल मैनर एक, ताकि पढ़ने वाले के लिए ये एक रीडेबल मैनर मतलब ये कि आपने एक चीज को सीक्वेंस में लिखा हुआ है, ऑर्डर में लिखा हुआ है तरतीब देकर, तो वो पढ़ने वाले के लिए भी आसानी हो जाती है। ये आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। राइटर यूजुअली रिसर्च अबाउट देयर टॉपिक्स एट द प्री राइटिंग स्टेज। वो अपनी प्री राइटिंग फर्स्ट राइटिंग स्टेज पर ही अपनी चीजों को जो है वो अपना सर्च करना स्टार्ट कर देता है। एंड दे अकोमोलेट द एंटायर इंफॉर्मेशन एट दिस स्टेज। और वही चीजें जो है अपनी जो है यकीनन वही राइट करता है जो उस स्टेज पर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट द राइटर्स डू अ रफ ड्राफ्ट एंड देन दे try to arrange their points in best possible way and gradually prepare a final draft। पहले वो एक चीजों को रफली राइट करता है, फिर उसको अरेंज देता है, जब उसकी चीजें अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स अरेंज होते हैं ग्रेजुअली फिर वो आहिस्ता से अपने फाइनल ड्राफ्ट की तरफ मूव करता है। पहले वो अपनी चीजों को रफली लिखता है, जैसे ही उसका ऑर्डर फॉर्म में चीजें आ जाती है तो एक चीजें फाइनलाइज पोजीशन पे पहुंच जाती हैं। उसके बाद बेसमेंट हमारा नेक्स्ट स्टेप है रिवाइजिंग। हमारी राइटिंग टेक्निक में एक रिवाइजिंग क्या होती है। रिवाइजिंग अनदर इम्पेरेटिव स्टेज where a draft is scrutinized thoroughly and points incorporated in the draft and rearranged। इसमें जो हमारी चीज होती है इनकॉर्पोरेटेड होती हैं, इसमें जो हमारी चीज होती है इम्पेरेटिव स्टेज पर होती है। मीन्स के एक जो है डेक्लेरेटिव चीजों को हम जब एक चीज को बयान कर रहे होते हैं किसी भी चीजों को दावे के साथ, लेकिन वो पॉइंट्स में नहीं होती, वो ड्राफ्ट की सूरत में उसको जो है हम रीअरेंज करते हैं। At this stage new points are added and some points are replaced। हम अपने रिवाइजिंग स्टेज पे जो है हम अपने पॉइंट्स को ऐड कर रहे होते हैं और इन पॉइंट्स की जो है रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं और चीजों को रिमूव कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। मतलब हम चीजों को तब हम इसमें हम फॉर्म में लाएंगे जब हम चीजों को कुछ को रिमूव करेंगे कुछ को ऐड करेंगे। हाउ एवर रिवीजन इज इंडिपेंडेंसिबल टू मेक द indispensable to make the outlook of the writing catchy and कोगेंट। तभी हमारी चीजें जो है हमारे पॉइंट्स को कैच करेंगी जब हम कुछ चीजों को रिमूव करेंगे कुछ चीजों को ऐड करेंगे अपनी रिवीजन में और इसको एक जो है एक आउटलुक देंगे। मीन्स कि हमें पता चल रहा होगा कि इसकी आउटलाइन क्या है, तभी चीजें बाद में अरेंज होगी। उसके बाद हमारा जो है लास्ट में जो है वो है एडिटिंग और पब्लिशिंग के चीज। राइटिंग में हम अपनी चीजों को एडिट कैसे करते हैं और पब्लिश किस तरह से करते हैं। फाइंड द टोन ऑफ द राइटिंग एंड चेक ईच लाइन थ्रोली। हम अपनी चीजों को जो है अकॉर्डिंग देखते हैं अपने राइटिंग के उसकी टोन क्या है। बेसिकली हम करते हैं अपने उसके जरिए अपनी एडिटिंग के जरिए चेक स्पेलिंग। हम अपनी चीजों को ग्रामर अपनी पंक्चुएशन सेंटेंस स्ट्रक्चर बेसिकली जब हमारी चीजें जो है रॉन्ग हो रही होती है तो हम एडिटिंग करके उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन में ठीक करते हैं, अपना फॉर्मेट जो है उसको स्टाइल उसका ठीक करते हैं। चेक द एंटायर कंटेंट एज मिस्टेक्स शुड नॉट लीव बिहाइंड। हम अपनी उन मिस्टेक्स को फिर पीछे नहीं छोड़ते जब हम अपनी चीजों में एडिटिंग कर लेते हैं। However, editing is the stage where writers can modify their lines as well as theme। उसमें वो चीजों को एडिट करके अपनी लाइंस को अपने पैराग्राफ को अपने स्ट्रक्चर को वो जो अरेंज करता है। इट ऑलवेज बेटर टू गिव योर राइटिंग टू समवन फॉर एडिटिंग। इसमें चीजों की एडिटिंग होती रहती है स्टेप बाय स्टेप, आपकी ग्रामरली भी चेक होती रहती है, स्पेल्स भी आपकी करेक्ट हो जाते हैं। Publishing is the last stage where writers submit their work to the publisher। कि वो अब उसको जो है पब्लिश कर देता है अपनी चीजों को, जैसे ही उसने अरेंज किया, जैसे ही उसको एक शक्ल दी, जैसे उसने उसको जो चीजों को एडिट किया उसको रिवाइज किया उसको अब उसके सारे प्री राइटिंग स्टेज पे सिलेक्शन की, लास्ट में आकर वो इन सब चीजों को सम अप करके पब्लिश कर देता है। मेक श्योर योर राइट रिटन डॉक्यूमेंट्स शुड बी कंप्लीटेड बिफोर गिविंग टू द पब्लिशर। जब भी आप चीजों को एक पब्लिश कर रहे होते हैं आपको डॉक्यूमेंट जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। हाउएवर ईच राइटर्स गोल इज टू पब्लिश हिज वर्क एंड रीच टू द रीडर्स। के बेसिकली जो आपका पर्पस होना चाहिए कि ये होना चाहिए कि आपका जो रीडर है वो उसकी एक्सेस जो है
उसकी हो चुकी है आपकी चीज़ों तक, कि वो आपने जब पब्लिश की हैं कि वो आपके लिए वो रीडेबल है, जो आपका रीडर जब पढ़े तो वो चीज़ें जो है रीडेबल मैनर में होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के आपके इस टॉपिक में जो है मैंने आपको राइटिंग प्रोसेस का बताया है और ऑर्डर इन्फॉर्मेशन में आपको क्रोनोलॉजी का बताया है। नेक्स्ट स्टेप्स हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। किस तरह से हमने चीज़ों के जो है वाइस वर्सा देखना है कि जो है स्पेसिफिक चीज़ों को जनरल में और जनरल को स्पेसिफिक में एडवांटेजेस, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। दिस ऑल आर फ्रॉम माय साइड। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी वो हो, तो आपने पूछना है राइटिंग स्टेजेस के बारे में। ओके, अल्लाह हाफिज डियर फ्रेंड्स।